नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियाँ ज़िंदगी की पर मैं शैली नारायण एक बार फिर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज आप सबके सामने लेकर आई हूँ सुश्री मृदुला गर्ग जी द्वारा रचित एक बेहद ही खूबसूरत और संवेदनशील कहानी। कहानी का नाम है 3 लम्हे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी को सुनते हैं। सर्दी के दिन थे, काफी ठंड थी। मूसलाधार बारिश होने लगी, ठंड बढ़ गई। यूं रविवार था, सुबह के बाद का पहला पहर। अमूमन इतवार को इस वक्त कॉलोनी के तमाम प्राणी पार्क में जा विराजते थे, धूप सेकने। आज धूप नहीं थी, बरखा थी और सर्दी भी। तमाम ऊंची बस्ती बंद दरवाजों के पीछे घरों में समाई हुई थी। शायद हीटर भी जला रखे हों। मैं पार्क में थी, रोज नहीं जाती थी, कभी कभार, हर शनिवार को भी नहीं। आज गई, अकेले, हरियाली का आनंद लेने। सर्दी का मौसम हो तभी अकेलेपन को असल एकांत मिलता है। ठिठुरने का मजा भी तब है जब निपट अकेले हो, वरना कोई ना कोई पहलू में आ गरमाई देने लगता है या हाथ बढ़ा मांगने लगता है। बारिश हो तो क्या कहने, खुद से और खुदी से पर्दा हुआ रहता है, खुदा की खुदा जाने। मैं भीग रही थी पर कांप नहीं रही थी, बारिश में डूबी थी, खुद से बाहर के शून्य में, बरसते पानी में। शायद इसलिए कपकपी अपना एहसास मुलतवी किए थी। तभी अकेलेपन में खलल पड़ा। 3 बच्चे पार्क में घुसे क्या, भीतर फुदके। 6-7 बरस के होंगे। सिर्फ एक ने कच्छा पहना हुआ था, शायद वह लड़की होगी। बाकी दोनों नंग धड़ंग थे, रूखे बाल, मैली फटी त्वचा और बेवाई भरे तलवे लिए काले कलूटे बच्चे। इस पार्क में ऐसी वेशभूषा में बच्चे कभी नहीं दिखते। मनाही नहीं है, फाटक पर चेतावनी की तख्ती नहीं लटकी। फिर भी खुशहाल जनों के पार्क में रहते वे भीतर नहीं घुसते। क्या बतलाऊं क्यों नहीं घुसते? नहीं घुसते कहा तो तब भी नहीं जब भीषण गर्मी के मौसम में भद्रजनों के बच्चे करीब करीब नंगी पोशाकों में पार्क में खेलते हैं। करीब करीब नंगा होने और अलिफ नंगा होने में बहुत फर्क है, जिसे एक मैले कुचैले कच्छे से नहीं पाटा जा सकता। पर इस वक्त मेरे सिवा पार्क में कोई नहीं था। मैं एक झाड़ी के पीछे दुबक ली, जंगल में तेंदुआ हूं जैसे। बच्चे भीतर आए, ठंड के बावजूद बारिश में नहाने लगे, उछलते कूदते, किलकारियां भरते, कलाबाजियां खाते। इतने कूदे फांदे, उल्टे पलटे, हंसे गाए कि बारिश जरा देर को थम गई। वे घास में लोट लोट कर बदन सुखाने लगे। एक पोंछ लगी नहीं कि वर्षा फिर शुरू। शुक्र किया मैंने भगवान का, इसलिए नहीं कि नंगे बच्चों को सिहरती सर्दी में भीगता देख मैं पर पीड़क सुख भोगना चाहती थी। उतनी तेंदुआ नहीं थी। पर बारिश रुकी रहती तो कॉलोनी के रुतबेदार जन धड़ाधड़ पार्क में चले आते। नंग मलंग बच्चों को बाहर निकलने को फटकार बतलाने लगते, या उन्हें देख डांट से पेशतर बच्चे खुद भाग लेते। मेरे भीतर गुस्सा फनफनाने लगता, छोटे बड़े के फर्क पर आने वाला गुस्सा बेचैनी पैदा करता।
बेबस गुस्सा। उन बच्चों के चेहरे मोहरे से उनकी माली हालत, माँ बाप की आमदनी, समाज में उनका वर्ग और बदहाली साफ जाहिर थी। फिलहाल मुझे उनसे सरोकार नहीं था। फिल वक्त मैं झाड़ी के पीछे तेंदुए सी दुबकी, सोए दिमाग से कायनात भोगती एक इंसान भर थी, अकेली। ओहदे वाले आ जाते तो मैं समाज हो जाती। सोए दिमाग को नाइंसाफी का एहसास जगा देता। मैं ताव खाती, बहस करती और हारती चाहे जीतती। हर हाल छोटी बनाई जाती, सुकून पर लाचारी हावी हो जाती। अभी पार्क में उन 3 बच्चों के सिवा सिर्फ मैं थी। उनके लिए मैं भी नहीं थी। वे मुझे देख नहीं सकते थे। मैं झाड़ी के पीछे मुड़ तुड़कर पूरी तरह छिपी बैठी थी। उनके लिए सिर्फ वे थे और हिचर हिचर बारिश थी, कभी तेज कभी हल्की। अब तक घास पूरी तरह भीग चुकी थी। पानी से खेल लेने पर वे क्यारियों की मिट्टी में लौट रहे थे, गिलहरियों की तरह। बदन को धूल का आलेप मिल रहा था। पर क्यारियों में पौधे थे। काफी फूल पत्तियां उनके मिट्टी नहान में टूट टूट कर बिखर रही थी। गर्द के लिबास पर नगीनें जड़ रही थी। मेरा डर बढ़ रहा था। इस वक्त कोई आ गया तो टूटे पौधों की हमदर्दी में एकदम बेदर्द हो जाएगा। शुक्र था बारिश की रफ्तार बढ़ रही थी। मैं रेंगती हुई झाड़ी दर झाड़ी एक बड़े दरख्त के नीचे पहुंच गई थी। मौलश्री का पेड़ था। बारिश ने फूलों से खुशबू छीनकर नीचे बिखेर दी थी। फूल सूख चुके थे, पर कुछ थे जो जबरन शाख से जुड़े थे। अब बौछार ने धराशायी कर दिया था, पर इस कदर दिलखुशी से कि पूरा मंजर खुशबूदार हो गया था। फिर भी पेड़ की छाजन और झाड़ी की आड़ दोनों मेरी बूढ़ी हड्डियों को बौछार और शीत की मार से बचाने को काफी नहीं थी। यकीनन मेरी बूढ़ी हड्डियों को घर लौट जाना चाहिए था, पर जब तक मन इजाजत न देता वे हिलती डुलती कैसे। और मन था कि जवान से बच्चा हुआ जाता था, हुक्म देने के नाकाबिल पर बाल हट करने में माहिर। नहीं जाना, मैनू नहीं जाना, पार्क छड़ के नहीं जाना, मेरा मन गा रहा था। बच्चे गा रहे थे। बूढ़ी हड्डियों के पास आवाज नहीं बची थी। जवान मन को डांट फटकार नहीं सकती थी। बस कांपती खाल की लय पर बजे जा रही थी, सूखी पत्तियों के खड़ताल की तरह। मेरी हड्डियों को छोड़कर सब कुछ तरोतर था, रस से लबरेज। पत्ती पत्ती, बूटा बूटा भीगा था, जवान मन की तरह। बच्चे गाए जा रहे थे, ऊंचे ऊंचे, जैसे जवान हो रहे हैं। मेरा मन भी गा रहा था, हौले हौले। मेरी उम्र घट रही थी, बच्चों की बढ़ रही थी। हम सब जवान हो रहे थे। मैंने देखा वे जवान हो गए। एक त्रिकोण बना, एक लड़की, 2 लड़के। लड़की को एक लड़के से प्यार हुआ, दूसरे से नहीं। कितना खुशनुमा था कि इतने बदहाल बेशऊर बच्चे भी जवान होने पर प्यार कर सकते थे, कर रहे थे, करते हैं। मैंने देखा लड़की एक लड़के से प्यार कर रही है, दूसरा पतंग उड़ा रहा है। बारिश में भीगते भीगते बड़ा हो रहा है, गर्मी सर्दी में बोझा उठा रहा है, रोजी रोटी कमा रहा है। लड़की भी उठा रही है, पहला लड़का भी, पर लड़की पहले से ही प्यार कर रही है। दूसरा अपने में निमग्न है, अपनी रोटी कमाने,
मेरी बस्ती में चला आया है, बाकी दोनों दूसरी बस्ती में हैं। वे हैं, मैं हूँ। हमारी उम्र अब एक बराबर है। एक जवान लड़के से उस लड़की को प्यार हुआ, दूसरे से मुझे। और क्या? और कुछ नहीं। प्यार में और नहीं जोड़ना चाहिए। और शब्द जुड़ते ही प्यार गड़बड़ा जाता है। और विवाह, और घर, और संग साथ, और साझेदारी, हमदर्द, हम निवाला, हम सफ़र, खाना, सोना, रहना, भूखा प्यासा, साथ साथ, हर साथ के साथ एक अपेक्षा, एक उम्मीद, एक चाह कि वह हमसे भी ज़्यादा हमें चाहे। वह करे जो हम खुद अपने लिए नहीं कर पाते। सोचते हैं उसके लिए करते हैं, पर करते नहीं। हमें अपना अपना प्यार मिला, बस बहुत हुआ। मैंने साथ ही नहीं कहा। प्यार, पूर्ण विराम। होड़ा होड़ी नहीं, जलन डाह नहीं, रार तकरार नहीं। एक भाव, उमंग, उल्लास, एक स्मृति। स्मृति? मैं फिर से बुढ़ा रही थी। हाँ, जरूर। और बारिश थम गई। जाओ बच्चों, घर जाओ, काफी जवान हो लिए। मेरी बूढ़ी हड्डियों की फिक्र करो। मेरी खाल कांप तक नहीं रही, इस कदर ठिठुर चुकी। अब मेरी देह को घर जाना ही होगा। मन अपनी जिद पर अड़ा रहा तो प्रण प्राण त्याग भी सकती है। इतनी भी मन की गुलाम नहीं। पर जाऊं तो कैसे? मैं चली गई और ये बने रहे तो भद्र पड़ोस के यहां आने पर उनसे लड़ेगा कौन? लड़ने में मैं रईस से रईस पड़ोसी को धत्ता बतला सकती हूं, जानती थी। पर उसके लिए जरूरी था कि गले से साफ करारी आवाज निकाल पाऊं, हाथ पांव से जुम्बिश करवा सकूं। झाड़ी के पीछे उकड़ू बैठे बैठे बदन इतना अकड़ गया था कि उसे हरकत में लाना मुश्किल हुआ जा रहा था। इससे पहले कि उससे कोई और काम करवाया जा सकता, जरूरी था कि उसे जमीन से उठाकर खड़ा किया जाए। मैं खड़ी हुई, एक ठिठुरी, झुकी, कृशकाय बुढ़िया। बारिश में चौड़ा हुई साड़ी बदन से इस तरह चिपकी थी कि उसे करीब करीब नंगा किए दे रही थी। पर थी तो। साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, एक नहीं अनेक वस्त्र थे। गीले, लिपटे, पारदर्शी। पर थे, कपड़े थे। करीब करीब और अलिफ नंगा होने में बहुत फर्क है। बच्चे बीच उछाल यूं थम गए जैसे बुतों में तब्दील हो गए हों। मेरी तरफ इस नजर से ताका जैसे झाड़ी के पीछे से वाकई खूंखार तेंदुआ या चीता प्रकट हो गया हो। मेरा अकड़ा, ठिठुरा, झुका शरीर उन्हें घात लगा शिकार पर झपटता चौपाया जान पड़ा। वे भाग गए एकदम। अब सामने थे और अब आंख से ओझल। दोस्तों, ये थी सुश्री मृदुला गर्ग जी द्वारा रचित एक खूबसूरत सी कहानी, बच्चों के उल्लास और प्रेम संबंधों की कहानी। पर क्या ये कहानी सिर्फ बारिश में खेलते कूदते कुछ गरीब बच्चों की मस्ती की बात करती है, या अपने पीछे एक गहरा संदेश छोड़ जाती है? समाज में व्याप्त असमानता का संदेश, यहाँ तक कि वो प्रकृति जो समस्त संसार को अपना प्रेम समान रूप से देना चाहती है,
उसके आनंद का अधिकार भी अमीरी और गरीबी के बीच में बट गया है। सोचने विचारने और समझने के लिए बहुत कुछ है, मगर कहने और सुनने के लिए समय का अभाव है। इसी खूबसूरत और संदेशात्मक कहानी के साथ मैं शैली आज आप सबसे विदा लेती हूँ। बहुत जल्द फिर मिलूंगी एक और नई कहानी और कुछ और ऐसे ही दिलचस्प किरदारों के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पसंद आए तो कहानी को लाइक और शेयर करें। कहानी, प्रस्तुति और लेखिका से संबंधित अपने जो भी विचार और सुझाव हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। स्वस्थ, सुरक्षित, प्रसन्न, प्रेममय और संवेदनशील रहें। नमस्कार।